जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आईपीओ सेगमेंट में जिस कंपनी ने बहुत ज़्यादा धमाका मचाया था, इनफैक्ट आज भी मचाती ही है, क्योंकि इस सेगमेंट में मेजॉरिटी देखा जाए तो सिर्फ ये दो ही कंपनी है जो काम कर रही है। एक है जोमेटो और दूसरी है स्विगी। स्विगी में आईपीओ के बाद ऐसा क्या हुआ कि टॉप बनाकर एकदम से धड़ाके से शेयर प्राइस नीचे गिरा है। ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी में, और इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही करिएगा, और इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी कंपनी का डिटेल एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको उसके बारे में न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, कंपनी करती क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं हर अपने वीडियो को कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो को भी मैंने 4 चैप्टर्स में कवर किया है, जिसमें सबसे पहला आता है न्यूज़। न्यूज़ के बाद हम बात करेंगे एग्जैक्टली कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें फाइनेंशियल्स कितना इम्पैक्ट कर रही हैं, टेक्निकल्स क्या हैं। फाइनली मैं जाके आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, या मैं आगे जाके इसमें इन्वेस्ट करने के मूड में हूँ या नहीं। सो अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन से आईपीओज हैं जिसमें आप फंस चुके हैं, या आपको उसका डिटेल एनालिसिस चाहिए। जो मैं अभी बना ही रहा हूँ, ये सीरीज़ उसी के ऊपर ही चल रही है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ न्यूज़। अभी रिसेंटली इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, स्विगी हम बात कर रहे हैं, स्विगी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं साहिल बारुआ जी, उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट से रिज़ाइन किया। अब ये रेजिग्नेशन के बाद में मार्केट में एक अलग से ही हवा चला, जिसमें ये बोला गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर छोड़ रहा है कंपनी, तो यार इसमें तो हालत ख़राब हो जाएगी कंपनी की, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। हर कोई प्रद्युमन साहब बन जाते हैं, एसीपी प्रद्युमन साहब बन जाते हैं, सीआईडी दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अब यहाँ पर भी लोगों को लगा ऐसा। बट पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थोड़ी है। तो ये समझिए पहले कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो ये करता है, कोशिश करता है कंपनी जो फ्लो में चल रही है, शेयर होल्डर्स से बात करके चलती है, जो अपना एक विजन पे चल रही है, उस पर चलती रहे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका काम होता है कि जो हमने प्लान किया था उस पर चलें, और ये चेक कौन करता है कि चल रहे हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो साहिल बारुआ जी जो डिलीवरी एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है, उसके एक काफ़ी जाने माने एक डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, देख रहे थे कि स्विगी बराबर काम कर रही है नहीं, और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। मार्केट ने इसको बहुत नेगेटिव लिया, बट उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि कंपनी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए रेजिग्नेशन दिया है ताकि मैं बाकी के जो मेरे कमिटमेंट्स हैं उसको बराबर फुलफिल कर पाऊँ, बहुत ओवर कमिट हो चुका था काम से। तो ठीक है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। सेकेंडली, जेएम फाइनेंशियल जो एक काफ़ी दिग्गज एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है, ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के ऊपर, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स, इन दोनों के ऊपर बात करते हैं हम लोग, क्योंकि फूड डिलीवरी में जोमेटो भी है, स्विगी भी है। अब जोमेटो का नाम तो इटर्नल हो गया है, और इसके अलावा क्विक कॉमर्स में जोमेटो है ब्लिंकिट के नाम से, और स्विगी इंस्टामार्ट है। तो इनमें इन्होंने एक एनालिसिस किया है और कहा है कि फूड डिलीवरी की जो ग्रोथ है ना, वो स्टैग्नेंट हो रही है, थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, बट इनके मार्जिन बढ़ रहे हैं। रही बात क्विक कॉमर्स में, क्विक कॉमर्स हर कोई यूज़ कर रहा है, और क्विक कॉमर्स एक बहुत बढ़िया बिजनेस है जो ग्रोथ पे अच्छा खासा काम भी कर रहा है। जेप्टो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है इन दोनों कंपनीज का। अगर जेप्टो लिस्ट होता है तो ये इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। रही बात जेएम फाइनेंशियल्स की, अगर मैं बात करूँ तो इनका जो व्यू था वो काफ़ी कंफ्यूजिंग व्यू है। एक जगह वो बोल रहे हैं कि इनकी ग्रोथ स्लो डाउन होगी बट मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो फिर यार इसको हम किस तरह से देखें। रही बात, इसको अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस करके समझें तो यस, ये हमको समझ में आता है क्विक कॉमर्स बढ़ रहा है, क्योंकि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट आज की तारीख में हर कोई यूज़ कर रहा है। इनफैक्ट आई विल शेयर दिस थिंग विथ यू गाइस, 2012-13 में मैंने एक आईसीएआई में एक सेशन दिया था, एक लेक्चर दिया था, और मैं उस समय एकदम फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही था। वहाँ पर मुझे किसी ने पूछा था कि आपके हिसाब से अगले 10 साल में स्टार्टअप्स का क्या व्यू होना चाहिए, क्या स्टार्टअप्स बनने चाहिए। आई वॉज अ यंग चैप, मेरे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग था नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस था मुझे उस समय। बट रैंडमली आई हैड अ थॉट कि मतलब आप किसी भी चीज़ से किसी भी पर्सन को सुस्त कर दीजिए, और सुस्त कर दीजिए, अगले 10 साल आप बिजनेस को पनपा सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। उसी के बाद ओला आया, स्विगी आया, और वॉट नॉट। बट ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने के बाद देखो ऐसा ऐसा बिजनेस में चेंज आया। इट वॉज एन एनालिसिस जहाँ पे समझ में आ रहा था लोग किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली जो यहाँ पर हम ब्लिंकिट की बात करते हैं, इंस्टामार्ट की बात करते हैं, एवरीवन, नियर टू एवरीवन वांट्स टू जस्ट ऑर्डर थ्रू द ऐप, एंड दे वांट देयर कॉफ़ी, देयर मिल्क, वॉट एवर दे वांट टू ऑर्डर, ये उनके घर पर आ जाए, हाथ वाथ जहाँ बैठे वहाँ पर आ जाए। मेरे हिसाब से क्विक कॉमर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
क्योंकि स्विगी और जोमेटो एक दूसरे से एकदम बहुत ज़्यादा खतरनाक तरह से लड़ते हैं कंपटीशन वाइज, फाइनेंस वाइज, इसलिए मुझे ये इंडस्ट्री में थोड़ा सा कम मज़ा आता है। तो रही बात इसके बिजनेस को समझने के लिए, लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2। और अगर आपको इसी तरह से एनालिसिस सीखना है, एनालिसिस करना है, तो द कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, मेरा जो कोर्स है आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं cnnikhilnirani.com पर, या फिर आप कोर्स कमेंट कर दीजिएगा, माई टीम विल गेट कनेक्टेड टू यू। सो लेट अस बिगिन विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज बिजनेस। 2014 में कंपनी बनी है, 11 साल हुए कंपनी को, बहुत ज़्यादा तो हुआ नहीं है, बट कंपनी ने धमाकेदार काम तो किया है। सिमिलरली जोमेटो का भी यही कहानी है, नियर टू। बट जोमेटो का जो कहानी है वो एक अलग ही लेवल पर लेके गए, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका क्लियरली वो विजन देता है। रही बात फूड डिलीवरी से, तो फूड डिलीवरी इनका मेन ऑपरेशन है, 49.35% इनका फूड डिलीवरी से। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इनका मेन, 38% रेवेन्यू वहाँ से आता है। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा क्विक कॉमर्स, इंस्टामार्ट की अगर मैं बात करूं, तो इंस्टामार्ट से इनको आता है 8.83% का रेवेन्यू, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और एक और चीज़ समझना, टोटल मिला के 605 डार्क स्टोर्स हैं इनके पास में ऑल ओवर इंडिया, 605 डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स का मतलब ये होता है, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को कुछ खरीदना है, मैं किराने की स्टोर पे जाऊंगा। अब मेरे को यहाँ पर अपने ऑफिस में बैठ के कुछ ऑर्डर करना है, तो मैं इंस्टामार्ट से हाथों हाथ ऑर्डर करूँगा, ऑर्डर प्लेस करूँगा, आएगा कहाँ से? तो नियरेस्ट इन्होंने आजू बाजू में क्या करके रखे हैं, अलग अलग छोटे छोटे स्टोर्स बना के रखे हैं, जहाँ पर इनका माल स्टोर रहता है। छोटा सा गोडाउन समझ लो, तो उसको एक डार्क स्टोर बोलते हैं। तो 605 डार्क स्टोर्स हैं इनके पास, वहाँ से 8.83% का रेवेन्यू आता है। डाइन इन से इनका 1.28% का रेवेन्यू आता है। डाइन इन का मतलब एक डाइन आउट करके वेबसाइट है, आप लोगों ने भी यूज़ करी होगी, जहाँ पर आप घर बैठे बैठे किसी रेस्टोरेंट का टेबल बुक कर सकते हो, और वहाँ पे जाके आपको वापस अपना नंबर लगाने की ज़रूरत है, आप यहीं से टेबल बुक कर दो। इंस्टाग्राम पे भी होता है, स्विगी पे भी ऐसा होता है, उससे इनको रेवेन्यू आता है 1.28%। रही बात प्लेटफॉर्म इनोवेशन का भी एक काम करते हैं, जिसमें पिक एंड ड्रॉप सर्विस होता है, जैसे पोर्टर करता है, वैसे 1.74% इनको वहाँ से आता है। बिजनेस इन्होंने अच्छा खासा फैला लिया है, काम अच्छा ही कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट दी एंड आपको फोकस ये करना पड़ेगा कि जोमेटो और ये लड़ कैसे रहे, और जेप्टो का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। बट इसको आगे बढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये आईपीओ क्यों लाए थे। आईपीओ लेके आए थे 11,327 करोड़ का, जो अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ था। इनका पर्पस क्या था कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे सब्सिडरी में, और ये अपना लोन चुकाएंगे। ये लोन से परेशान है, और जब भी कोई कंपनी लोन से परेशान होती है ना, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर दिखता ही दिखता है। तो आपको बैलेंस शीट में अब ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, इन्होंने लोन का रीपेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ, 76,140 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। छोटी कंपनी नहीं है भाई, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। इनफैक्ट जोमेटो की अपन बात करते हैं, जिसका अब नाम इटर्नल हो गया है, 2,09,000 करोड़, जबकि अभी शेयर प्राइस दोनों के गिरे हैं। मतलब कहाँ तक पहुँच गए थे इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट अगर स्विगी की बात करें तो है ही नहीं, प्राइस अर्निंग रेशियो ही नहीं है, क्योंकि अर्निंग ही नहीं है, मतलब कंपनी लॉस में है। अब देखो, एक ज़माने में जोमेटो भी लॉस मेकिंग कंपनी थी, ब्लिंकिट खरीदा, और ब्लिंकिट खरीदने के बाद क्या कहानी है वो हम सब जानते हैं। क्या इसके साथ भी ऐसा होने वाला है? क्या सेम स्टोरी रिपीट होगी? आई डोंट नो, बिकॉज एट दी एंड हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है, बट ये एनालाइज थोड़ी कर सकते हैं कि कंपनी 2 साल बाद कहाँ पहुंचेगी, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड दी फाइनेंशियल्स, जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स की अपन बात करते हैं। दिसंबर 2024 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका था, जिसमें 3,993 करोड़, मतलब 3,993 करोड़ का रेवेन्यू है। इफेक्टिवली 4,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो दिसंबर 2023 से अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो उस समय था 3,050 करोड़। इफेक्टिवली 1,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है, विच इज़ गुड। 30% का आपका रेवेन्यू बढ़ा है। अच्छा, तो बीच में आईपीओ भी तो आने वाला था, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन -726 करोड़, भाई साहब ऑपरेटिंग लॉस है। मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं करता है ऑपरेटिंग लॉस, ठीक है। बट एट द एंड ये जो कंपनी है, जो ये इंडस्ट्री है, इसका विजन ही इस तरह से चलता है। रही बात अगर दिसंबर 2023 क्वार्टर से कंपेयर करें, तब था 526 करोड़ का लॉस, ऑपरेटिंग लॉस। और जो लॉस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ, लॉस आफ्टर टैक्स की बात करूँ, तो वो 800 करोड़ पे है। लॉस बहुत है, और ये लॉस को कवर करने के बाद में, मतलब बिजनेस इतना बड़ा बनने के बाद में, लोगों ने इसका वैल्यूएशन तो किया, क्योंकि लोगों को लग रहा है फ्यूचर तो यही है, जो कि है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इतना लॉस, तो प्रमोटर इसमें है या नहीं? प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? जिन्होंने कंपनी चालू करी थी वो अभी जिंदा है कि नहीं इस कंपनी में? है। पता है कितना परसेंट? 6.66%, बस।
बाकी 94%, 93.37% अप्रोक्सीमेटली ये पूरा का पूरा मार्केट में। FIIs के पास है 6.16%, DIIs के पास है 7.75%, पब्लिक में 86% है, जहाँ पर ये 6.66% इनका इंक्लूडेड है प्रमोटर्स का। प्रमोटर में कौन है? श्रीहर्षा मेजेती है जिनका 4.93% है, नंदन रेड्डी है 1.3% से, और राहुल जेमिनी है 1.09% से। इन तीनों का मिलाकर 6% ही है, 6.66%। सोचना आपको है, दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि एट द एंड यू आर पुटिंग योर मनी। इसके अलावा जो इनके प्री इन्वेस्टर्स थे, मतलब प्री IPO इन्वेस्टर्स थे, उनका भी काफ़ी अच्छा स्टेक है 86% में, ऐसी बात नहीं है। बट समझ में आना चाहिए आपको कि आपको कौन सी कंपनी में, ग्रोथ वाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, कंपनी बिजनेस वाइज ग्रो करेगी, बट बैलेंस शीट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये मेरा विजन है, आप अपना विजन खुद बना सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं तो इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद इसमें कुछ भी डिसीजन लीजिएगा। टेक्निकली 4th चैप्टर पे हम जाते हैं। टेक्निकली 315 इसका आखिरी सपोर्ट है, उसके बाद थोड़ी दिक्कत और बढ़ सकती है, जैसे ओला में भी बढ़ी थी। और डिपेंड भी करता है मार्केट किस तरह से चलता है। अगर मार्केट स्लगिश हो गया तो दिक्कत इसमें भी आएगी, कोई डाउट तो है नहीं। और 315 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ ज़रूर बताइए और कौन से कंपनीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। IPO के ऊपर तो ये सीरीज़ चली रही है, जो 2024 के IPOs थे उसके ऊपर ये सीरीज़ चली रही है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।